से आए हो या जंगल से आए हो? अब मैं फजूल में टाइम वगैरह नीचे कर दिया। फिर गिर गए गिर गया तुम क्या? हाँ, उसकी गलती नजर नहीं आ रही। तो बड़ा है इसको अलग कर काम होगी। चलिए सर बिस्मिल्लाह करते हैं। मीटिंग में कोई आगा शहीद साहब मौजूद है? बेटा जरा ख्याल कर लिया करें, माइक आपका खुला हुआ था। मैं तो खैर अभी क्लास में आया हूँ, लेकिन आपकी सारी बातें जो ऑनलाइन दोस्त बैठे हुए सब सुन रहे होंगे इतनी देर से, तो जरा माइक का ख्याल कर लिया करें। ठीक है सर। चलिए बेटा, लीजेस पे हमारा डिस्कशन चल रहा था और लास्ट क्लास के अंदर लेसी की अकाउंटिंग हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे। जहाँ पे हमने देखा था कि लेसी की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज, दोनों में उसने एक ही काम करना है। और काम क्या करना है? जब भी वो किसी एसेट को लीज पे लाएगा, जब भी लेसी किसी एसेट को लीज पे लाएगा तो सबसे पहले वो इनिशियल रिकॉग्निशन करेगा, राइट ऑफ यूज को कैपिटलाइज करेगा और लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करेगा। बाद में वो राइट ऑफ यूज को वक्त के साथ डेप्रीशिएट करेगा। इसके लिए एंट्री बना लेगा डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। तो राइट ऑफ यूज डेप्रीशिएट हो होकर बैलेंस शीट से फाइनली हट जाएगा। फिर वो अपनी लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इसके लिए एंट्री बनाएगा फाइनेंस चार्ज डेबिट, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। और जब वो पेमेंट करेगा तो लाइबिलिटी कम हो जाएगी, लीज लाइबिलिटी डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब यहां पर बेटा जब हम लोग लीज लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करते हैं तो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि लीज लाइबिलिटी हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के ऊपर रिकॉर्ड होती है। ये बात हमने परसों की थी। प्रेजेंट वैल्यू को निकालना पड़ता है किसी डिस्काउंट रेट के ऊपर, किसी इंटरेस्ट रेट पे। चाहे परसों मैंने इंटरेस्ट रेट की कोई बात नहीं की थी आपके साथ, ठीक है। अब जरा यहीं से बातचीत शुरू करते हैं। वो बेटा पहली बार देख रहा हूँ। इससे पहले टीएससी के स्टूडेंट हो और एफआर वन देखा है वो पेपर? ठीक है सर जी। बात चल रही थी लीज लाइबिलिटी जब भी रिकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे रिकॉर्ड होती है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट के दौरान लेसी हमें जितनी पेमेंट्स करेगा उन तमाम पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए होता है कोई डिस्काउंट रेट। अब डिस्काउंट रेट के बारे में हमारे स्टैंडर्ड में कुछ रिक्वायरमेंट मौजूद है, जरा उसको डिस्कस करते हैं। निकालिए का स्टैंडर्ड जो मैंने ग्रुप पे आपको सेंड किया हुआ है।
इसमें आप आ जाइए, पैराग्राफ नंबर 26 पे, इनिशियल मेजरमेंट ऑफ द लीज लायबिलिटी, जिसकी पहली लाइन मैंने समझा दी थी। डॉक्यूमेंट पैरा 26 में लिखा हुआ है, एट द कमेंसमेंट डेट a lessee shall measure the lease liability at the present value of the lease payment that are not paid at that date. The lease payment shall be discounted using the interest rate implicit in the lease if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the lessee shall use the lessee's incremental borrowing rate. लेसी लीज लाइबिलिटी को जब भी रिकॉर्ड करेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, जो भी पेमेंट लेसी करेगा इंटरेस्ट के साथ, उन तमाम पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए वो कोई ना कोई इंटरेस्ट का रेट इस्तेमाल करेगा, जिसको आप डिस्काउंट रेट कहते हो। वो इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो वो होगा इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, या फिर ये होगा लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज लेसीज इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। ये जो पहला रेट है, ये हमारे स्टैंडर्ड का प्रेफर्ड रेट है, प्रेफर्ड रिकमेंडेड। पहले नाम इसी का लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इफ दैट रेट कैन बी रेडिली डिटरमाइंड। अगर ये रेट पता है, मौजूद है, तो इसी पे निकालना। इफ दैट रेट कैन नॉट बी रेडिली डिटरमाइंड, लेसी शैल यूज अदर रेट। अगर पहला वाला रेट तुम्हें ना पता हो तो दूसरा वाला रेट इस्तेमाल करना। अब ये दोनों रेट क्या है, ठीक है बेटा? तो इसके लिए दो डेफिनेशन मौजूद है। पहले देखते हैं ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज क्या चीज है। स्टैंडर्ड के आखिरी पेजेस में डेफिनेशन दी हुई थी, आ जाइए डेफिनेशन वाले पेजेस में। मैंने आपको किस ग्रुप में भेजा है ये? बेटा जो एक ही ग्रुप बना हुआ है C1 का, अच्छा बेटा हेड तुम मैनेजमेंट करती है ना ग्रुप के अंदर, मैं तो खाली इस पे हैंड आउट भेजता हूँ कहीं। चलिए सर, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, 3 पेजेस की हमारे पास डेफिनेशन आ रही थी। डेफिनेशन के पहले पेज के लास्ट में आ जाइए। बड़ा जो उधर बैठे हुए, कुछ लाइट्स ऑन कर दिए तो पीछे की। सही है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज की डेफिनेशन क्या है? The rate of interest that causes the present value of A, the lease payment, and B, the unguaranteed residual value to equal the sum of the fair value of the underlying asset and any initial direct cost of the lessor। वजन इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, ये हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन दी हुई है वो कोई डेफिनेशन नहीं है, बेसिकली वो एक इक्वेशन लिखी हुई है। अच्छा समाजित, क्या है इक्वेशन? इक्वेशन कहती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू।
जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूजीआरवी कहते हैं, हमेशा बराबर होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेसर। ये इक्वेशन इस डेफिनेशन में लिखी हुई है। अब आप बोलोगे समाजिद हमें तो इक्वेशन समझ में ही नहीं आ रही, अभी मैं समझा भी नहीं रहा। ये इक्वेशन लेसर के लिए बनी हुई है जो एसिड इस्तेमाल करने का राइट आपको दे रहा है। ठीक है सर, मैंने अभी खाली इसलिए पढ़ दी है ताकि ये चीज आपके रिकॉर्ड में आ जाए। आगे जाके जब हम लेसर की अकाउंटिंग पढ़ेंगे ये इक्वेशन पूरी समझाऊंगा, और 2 या 3 पास पेपर के ऐसे सवाल हैं यहाँ पे इस इक्वेशन की मदद से हमें कोई फिगर कैलकुलेट भी करनी है। लेकिन फिर भी इसका एक छोटा सा मतलब समझना है, ये इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है क्या। जब हम लेसर से एसिड लीज पे लोगे तो यकीनन वो इसके ऊपर कुछ पैसे ऊपर चार्ज करेगा जिसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। वो आपको इस तरह कह रहा है भाई तुमने हर महीने 50,000 रुपए देने, एक गाड़ी तुम्हें लीज पे मिल जाएगी और 4 साल तक देने। आपने उससे पूछा भाई तुम इसमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो। पहले तो वो आपको बताएगा ही नहीं, वो तो बोलेगा भाई तुम्हें से क्या मतलब है, बस हर महीने 50,000 रुपए दिए जाओ। समझ में आता है तो बोलो। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद इंटरेस्ट का रेट लेसी कैलकुलेट करने की कोशिश करता है कि लेसर हमसे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। वो इंटरेस्ट जो लेसर एक्चुअल में हमसे चार्ज करता है वो इंटरेस्ट रेट कहलाता है। इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, इम्प्लिसिट कहते हैं शामिल करने को। ये इंटरेस्ट का वो रेट है जो लेसर ने इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया हुआ है। अगर सवाल में हमें ये रेट गिवन है तो लेसी जब भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेगा इसी रेट पे निकालेगा। लेकिन अगर ये रेट सवाल में नहीं है तो फिर हमें दूसरा रेट इस्तेमाल करना है। उसका नाम क्या है, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। समझिए ये क्या होता है, इसकी भी अपनी एक डेफिनेशन है, वो भी देख लो। डेफिनेशन का सेकंड पेज के लास्ट में लिखा हुआ है द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट अ लेसी वुड हैव टू पे टू बोरो ओवर अ सिमिलर टर्म and with a similar security the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right of use asset in a similar economic environment। हाँ भाई, IAS 23 बोरिंग कॉस्ट आपने पढ़ा हुआ है। लेसी का बोरिंग रेट, जनरल रेट बोरिंग का निकालना आप सबको आता है। कॉन्सेप्ट वो ये दे रहा है अगर लेसी को इंटरेस्ट रेट लेसर का नहीं पता, कोई मसला नहीं है, तो लेसी फिर ये देखे अगर ये एसेट वो लीज पे ना लेता, किसी से बोरिंग करके लेता, तो उसका बोरिंग रेट क्या है। मान लो मैं भी कह दूं जनरली मैं जो बोरिंग करता हूं वो करता हूं 15% पे, ठीक है, आप फिर प्रेजेंट वैल्यू किस पे निकाल लो, 15% पे। ये सवाल ज़हन में आ रहा है तो माजिद 15% पे प्रेजेंट वैल्यू निकल तो आएगी, लेकिन क्या ये लेसर वाकई में हमसे 15% ही चार्ज कर रहा है। आंसर इज नो। तो कितना कर रहा है हमें क्या पता, ढूंढ लो, ढूंढने की कोशिश करी नहीं निकल पा रहा, अगर नहीं निकल पा रहा तो छोड़ दो, फिर अपने रेट को इस्तेमाल कर लो। अब हमारे एग्जाम के सवाल में क्या है, हमारे एग्जाम के सवाल में बेटा कोई एक इंटरेस्ट का रेट गिवन होगा, या तो इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट होगा, अगर इम्प्लिसिट है प्रेजेंट वैल्यू उसी पे निकाल दो, या इंक्रीमेंटल होगा उस पे निकाल दो। अगर दोनों हो तो हाँ ठीक है, फिर देख लेते हैं। अगर दोनों रेट गिवन होते हैं ना बेटा तो फिर सवाल में ऐसे लिखा हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल लेसर का रेट है 10% और ये बात लेसी को भी पता है। अब क्योंकि लेसी को पता है कि लेसर 10% चार्ज कर रहा है तो हम प्रेजेंट वैल्यू भी 10% पे निकालेंगे। कभी कभी सवाल में लिखा होता है लेसर का रेट है 10% और ये बात लेसी को नहीं पता और लेसी का अपना रेट है 15%।
अब क्योंकि लेसर का रेट लेसी को पता ही नहीं है, सवाल के अंदर अजम्पशन ये है, तो भी लेसर वाला रेट इस्तेमाल कर ही नहीं पाएगा। फिर कौन सा रेट यूज करेगा? अपना रेट। अब यहाँ पर 5 बच्चे आगे जाके क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, चीजें दिमाग में मिक्सअप हो जाती हैं, वो क्या सोचते हैं, यार ये लेसी है, लेसी अपना रेट इस्तेमाल करेगा। नहीं, आइए इसमें कुछ और रिकमेंड हुआ हुआ है। क्या रिकमेंड हुआ हुआ है? हूं मैं लेसी, रेट मुझे कौन सा इस्तेमाल करना है? लेसर वाला रेट मुझे इस्तेमाल करना है। हूं कौन मैं? लेसी। रेट कौन सा इस्तेमाल करना है? लेसर वाला मुझे इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया सबके सर? चले दोस्त, अब ये सारा खेल खेलना कैसे, हमने थोड़ा बहुत तो आइए से इस बारे में मदद ले ली। अब एक प्रॉपर एग्जाम्पल बना के इन चीजों को जरा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल मेरे साथ कॉपी कर लीजिएगा। चलिए सर, इस वक्त मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बनाया है कि 1 जनवरी 2022 वाले दिन एबीसी लिमिटेड वाले एक मशीन लीज पे ले रहे हैं XYZ वालों से। एग्रीमेंट की डिटेल क्या है? ये वो मशीन है, एज्यूम कर लो इसकी फेयर वैल्यू है 5710। लीज टर्म है 4 साल। 4 साल का हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लीज पेमेंट है 2000 पेड एनुअली इन एरियर। मैंने आपको बताया था पेमेंट एडवांस में भी हो सकती है, पेमेंट एरियर में भी हो सकती है। उसके फॉर्मूले भी मैंने आपको लिखवाए थे। ठीक है सर। फिर कहता है इंटरेस्ट का रेट इम्प्लिसिट इन द लीज है 15%। लेसर इस कॉन्ट्रैक्ट में हमसे जो एक्चुअल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है वो 15% के हिसाब से कर रहा है। अब बेटा ये सिंपल सा एग्जांपल है, अब इसके जरिए बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं लेसी हूं तो मेरी सेहत पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये लीज फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। लेकिन लेसी की अकाउंटिंग सीखने के बाद हमें लेसर की अकाउंटिंग पे जाना है, और लेसर की अकाउंटिंग में हमें हर सवाल में पहचानना पड़ेगा कि ये फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज है। चलो जरा मैं हर सवाल में पहचानना सिखाता रहता हूँ। चले भाई, कैसे पता चलेगा लीज फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज? हमने पढ़ा था पैरा 63, उसमें 5 कंडीशन दी हुई थी, 4 मैंने समझा दी थी, 1 टू की थी। वो कहता था इनमें से कोई एक कंडीशन भी मैच हो जाए तो लीज को क्या बना देना? फाइनेंस लीज मान लेना। कंडीशन नंबर 1, क्या लीज टर्म एंड होने के बाद ओनरशिप आप लेसी को ट्रांसफर कर दोगे? आपने कहा सर माजिद के एग्जांपल में इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन है नहीं। क्या आपके कॉन्ट्रैक्ट में बार्गेन परचेज ऑप्शन है और इस बात की रीजनेबल सर्टेनिटी है कि लेसी इस ऑप्शन को क्या करेगा? एक्सरसाइज करेगा। आपने कहा सर आपने बार्गेन परचेज ऑप्शन की कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है। क्या लीज टर्म एसेट की इकोनॉमिक लाइफ का मेजर पार्ट है? कम से कम 75%। सर लीज टर्म तो है 4 साल, इकोनॉमिक लाइफ आपने बताई ही नहीं है, कंपेयर कहां से करें? चौथा, सर क्या लीज पे दिया जाने वाला एसेट स्पेशलाइज नेचर का है? आपने कहा सर माजिद यहाँ तो सिर्फ वर्ड मशीन लिखा हुआ है, अब ये स्पेशलाइज नेचर की है या नहीं ये भी नहीं पता। जब कोई कंडीशन मैच ना करे तो नॉर्मली उस वक्त एक कंडीशन मैच
कर जाती है और उसी को हमने रोका था। अब जरा उसको भी देख लेते हैं। पैरा 63 निकालिएगा, उसका पॉइंट नंबर डी हमने रोका था। चलिए दोस्त, पॉइंट नंबर डी सुनिएगा जरा, पढ़िए दोस्त। At the inception date, the present value of the lease payments amounts to the least substantial all of the fair value of the underlying asset. जी सर जी। एट द इंसेप्शन डेट, जिस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था, क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसेट की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट बन रही है? तो कितना सब्सटेंशियल? तो इस पॉइंट के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में हमने डिसाइड किया हुआ है एटलीस्ट 90%। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स एसेट की फेयर वैल्यू का एटलीस्ट 90% के बराबर हो जाए तो हम लीज को कौन सी लीज मान लेते हैं? फाइनेंस लीज मान लेते हैं। सर, जी, इंसेप्शन का मतलब क्या होगा? इंसेप्शन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट की इब्तिदा को, पहले भी बताया था। इंसेप्शन ऑफ लीज, जब ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा था। चलिए बेटा, आप जरा कुछ बातों को समझिएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टोटल लीज पेमेंट्स जो लेसी करेगा, लेसी 2000 वाली 4 पेमेंट करेगा। जब लेसी 2000 वाली 4 पेमेंट करेगा तो टोटल पेमेंट कितनी करेगा? 8000 की। वो 8000 की टोटल पेमेंट कर रहा है, लेकिन किस चीज की? उस एसेट की जिसकी मार्केट में इस वक्त फेयर वैल्यू क्या चल रही है? 5710। 5710 की जो चीज कैश पे मिल जाती है फेयर वैल्यू, मैं आपको 8000 रुपए दे रहा हूं। 5710 से ऊपर मैं आपको जितने पैसे दे रहा हूं 2290, वो किस चीज के दे रहा हूं? इंटरेस्ट के दे रहा हूं। और इंटरेस्ट का मॉडर्न नाम क्या बताया था? फाइनेंस चार्ज। ये पैसे मैं आपको फाइनेंस चार्ज के दे रहा हूं। यानी मेरी नजर में अगर मैं आपको 8000 रुपए दे रहा हूं तो 8000 रुपए के अंदर 5000 रुपए में मशीन के पैसे दे रहा हूं और उसके ऊपर जितना कुछ दे रहा हूं मैं आपको इंटरेस्ट दे रहा हूं। अब हमारी कंडीशन क्या है, इसको समझते हैं। मेरा आपका 4 साल का एग्रीमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2022, खत्म होगा 31 दिसंबर 22, फिर खत्म होगा 31 दिसंबर 23, फिर खत्म होगा 31 दिसंबर 24, फिर खत्म होगा 31 दिसंबर 25। ठीक है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट के 4 साल है। कॉन्ट्रैक्ट में तय पाया कि मैं आपको हर साल के एंड में 2000 रुपए दूंगा। अगर आप हर साल के एंड में 2000 रुपए दोगे तो आप इस वक्त बेसिकली यहाँ खड़े हुए हो। ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट की डेट, इस दिन कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ है। अब इस दिन खड़े होकर सोचो तो आप क्या बोलोगे? आज से 1 साल बाद मुझे 2000 रुपए देने, फिर आज से 2 साल बाद 2000 रुपए फिर देने,
आज से 3 साल बाद 2,000 रुपए देने। इस वक्त 2,000 रुपए वाली एन्युटी बन रही है। एन्युटी कब बनती है? जब सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट्स हो और उन पेमेंट के दौरान जो ड्यूरेशन है वो भी आपका सेम हो, कांस्टेंट हो। ऐसे ही नजर आ रहा है। मैं दोनों तरीकों से काम कर देता हूं। आज से 1 साल बाद 2,000 देने, ये फ्यूचर वैल्यू है। इस फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। आज से 2 साल बाद फिर 2,000 देने, ये भी फ्यूचर वैल्यू है, इसको भी प्रेजेंट पे लाना पड़ेगा। आज से 2 साल बाद फिर 2,000 देने, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। फिर 2,000 देने, इसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ठीक है सर। पहले मैं डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला अलग अलग लगा रहा हूं। जी सर, ये हो जाएगा। एज्यूम कर लो इंटरेस्ट का रेट जो है 15% दिया हुआ है। 1 प्लस 0.15 माइनस 1, 1 प्लस 0.15 माइनस 2, 1 प्लस 0.15 माइनस 3, 1 प्लस 0.15 माइनस 4। जो भी आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 2,000 कर दें। तो पहले वाले 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या रही है? 1740 अप्रोक्सीमेटली। दूसरे वाले 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू क्या रही है? 1512। तीसरे वाले 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1315। चौथे वाले 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू 1143 कर लें तो फिगर टैली कर जाएगी। ये क्या है सर? ये है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। इंटरेस्ट मिला के मुझे 2,000 वाली 4 पेमेंट आपको करनी थी। ये उन चारों पेमेंट की प्रेजेंट वैल्यू है। अब इसका सम निकालो। 5710। या तो काम इस तरह कर लेते, हर पेमेंट की डिस्काउंटिंग अलग अलग कर लेते, और अगर इस तरह नहीं करना था और इस वक्त 2,000 वाली एन्युटी बन रही है, कौन सी वाली? ऑर्डिनरी या एन्युटी ड्यू? ऑर्डिनरी। क्या लिखवाया था मैंने आपको? ऑर्डिनरी एन्युटी जब बनती है जब पेमेंट एरियर में हो, बाद में हो, और ड्यू कब बनती है? जब पेमेंट बिगिनिंग या एडवांस में हो। इस वक्त 2,000 की एन्युटी बन रही है। आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट के लिए ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। ऑर्डिनरी एन्युटी का फॉर्मूला था R मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई माइनस n अपॉन आई। जी सर, R 2,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई, इंटरेस्ट का रेट 0.5 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 4। अब आप इसका फैक्टर निकाल के 2,000 से मल्टीप्लाई कर लें, आंसर फिर कितना आ रहा है? 5710 अप्रोक्सीमेटली। इसी तरह भी कर लें, चाहे हर फिगर की प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग निकाल लें या डायरेक्ट एन्युटी का फॉर्मूला लगा दें, आंसर आपका सेम आएगा। अब यहाँ पर बात बच्चे कभी कभी ना समझी की बात कर जाते हैं, कहते हैं समाजिक एक बात समझ में नहीं आ रही, 2,000 रुपए की प्रेजेंट वैल्यू 5,000 कैसे हो गई? क्योंकि 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू 2,000 से तो कम आनी चाहिए। बेटा पहली बात, ये 2,000 की प्रेजेंट वैल्यू है ही नहीं। ये कितने की प्रेजेंट वैल्यू है? ये 8,000 की प्रेजेंट वैल्यू है। फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है? 2,000, लेकिन ऊपर लिखा हुआ है -4। 2,000 रुपए अगर 4 साल तक पे करो और हर पेमेंट में 15% इंटरेस्ट हो, तो ये उन
2000 के 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू है, तो ये कितने की प्रेजेंट वैल्यू है? 8000 की। अब हमें कंपेयर करना है। सर क्या कंपेयर करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स वो है 5710। अब आप इसको कंपेयर करो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। सर जिस एसेट को लीज पे दिया जा रहा है इत्तेफाक से उसकी फेयर वैल्यू भी कितनी है? 5710। क्या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एसेट की फेयर वैल्यू का सब्सटेंशियल पार्ट है? सर वो तो 100% ही आ रहा है। हमें एटलीस्ट कितना चाहिए? 90%। वो तो 100% आ रहा है। फौरन फतवा जारी कर दो सर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट फाइनेंस लीज वाला किया गया है। चलिए बेटा अब इस पॉइंट पे फाइनेंस लीज कैसे बनेगी, जरा इस पॉइंट को समझना। मैं आपको एक मशीन, मैं लेसर बन के सोच रहा हूँ, मैं आपको एक मशीन खरीद के दे रहा हूँ। उस मशीन की फेयर वैल्यू है 5710 रुपए। मैं आपसे पेमेंट 8000 रुपए ले रहा हूँ। मेरी सोच के मुताबिक उस 8000 में मैं एसेट की पूरी पूरी कीमत ले रहा हूँ 5710। ना सिर्फ 5710 रुपए पूरी पूरी कॉस्ट आपसे रिकवर कर रहा हूँ, बल्कि इसके ऊपर 4 साल का क्या ले रहा हूँ? इंटरेस्ट भी ले रहा हूँ। खुद सोचो, जब कोई एसेट की पूरी कॉस्ट पे कर दे, पूरी कॉस्ट इंटरेस्ट के साथ पे कर दे, यानी मैं गाड़ी की पूरी कीमत भी दे रहा हूं, इंटरेस्ट के साथ दे रहा हूं, मेरा हक बनता है मुझे इस गाड़ी के रिवॉर्ड मिलने चाहिए। अगर यार पूरे गाड़ी की कीमत भर के भी रिवॉर्ड नहीं दोगे तो कब दोगे भाई? मुझे गाड़ी का रिवॉर्ड मैक्सिमम मिलना चाहिए। और पिछली 2 क्लास से क्या समझा रहा हूं? रिस्क एंड रिवॉर्ड आपस में इंसिडेंटल है। मतलब ये तो मुमकिन ही नहीं है ना रिस्क सर मार्जिन पे रिवॉर्ड आप ले जाओ, और ये भी मुमकिन नहीं है रिवॉर्ड सर मार्जिन के रिस्क आपका नहीं। जब मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा और क्या बोलूंगा भाई इसके मैक्सिमम रिवॉर्ड तो आप ही ले रहे हो, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ऐसा बनाने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर सारे के सारे रिस्क आपके ऊपर चले जाए। हमारी ये वाली कंडीशन कहीं ना कहीं से क्या हो जाती है? मैच हो ही जाती है। चले भाई कौन सी लीज निकली? फाइनेंस लीज। अब फाइनेंस लीज में वो काम करना है जो लेसी के लिए मैं परसों सिखाया था। चले पहले एंट्रीज बनाते हैं। एंट्रीज में कहीं फंसेंगे तो उसके लिए कोई और वर्किंग करनी पड़ेगी। एंट्रीज हम बना रहे हैं एबीसी लिमिटेड की, और हमारे एग्जाम्पल में एबीसी लिमिटेड हमारे लिए लेसी है। हम लेसी की एंट्रीज बना रहे हैं। लेसी का पहला काम 1 जनवरी 2022 वाले दिन लेसी ने एसिड लीज पे लिया है। क्या एंट्री बनाएगा? राइट ऑफ यूज डेबिट, और क्रेडिट किसको करेगा? लीज लाइबिलिटी को। ये भाई कैसे कहता है लीज लाइबिलिटी हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स वो है 5710। राइट ऑफ यूज हमेशा रिकॉर्ड होगा कॉस्ट पे, और कॉस्ट निकालना मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है। तो फिलहाल आप राइट ऑफ यूज को भी 5710 पे कैपिटलाइज कर लो। ये हमारी पहली एंट्री बन गई।
नहीं सर, और देखो सर, डेप्रिशिएट करवाना है ईयर एंड पे। ईयर एंड आ रहा है 31 दिसंबर 2022। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? सर राइट ऑफ यूज कैपिटलाइज हुआ है 5710 पे। लाइफ एक ही दी हुई है कॉन्ट्रैक्ट की, वो है 4 साल। तो हमारा एसेट हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा? 1428। जी सर, और क्या करूं? अब लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट जब चार्ज होगा, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिटेड, और इंटरेस्ट चार्ज होने से लाइबिलिटी बढ़ जाएगी, लीज लाइबिलिटी क्रेडिट। फाइव सेवन वन जीरो ये मेरी लाइबिलिटी इनिशियली रिकॉर्डेड है, जिस पर हर साल 15% का इंटरेस्ट लगेगा। जी, 857 का इंटरेस्ट पहले साल लगेगा। अब आप इसकी पेमेंट भी कर दो, क्योंकि पेमेंट आपने हर साल के एंड में करनी है। लीज लाइबिलिटी डेबिट, कितनी पेमेंट करनी है? मेरी हर पेमेंट 2000 की है। अब यहाँ पर बात, बच्चे एक सवाल पूछते कहते समझे, एक बात समझ में नहीं आ रही। हमने इस एग्रीमेंट के तहत टोटल 8000 रुपए लेसर को देने हैं 8000, लेकिन हमने जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी है वो सिर्फ 5700 रुपए की करी है। ऐसा क्यों है? तो जवाब आप भी समझ सकते हो। वो जो मैंने आपको 8000 फ्यूचर में देने, उस 8000 में अगले 4 साल का इंटरेस्ट भी है, जो अभी मुझ पर लगेगा। अभी लगा ही नहीं, अब लगना शुरू होगा। एक ऐसा इंटरेस्ट जो मुझ पर अभी लगा ही नहीं है, क्या उसे मैं पहले से अपनी लाइब्रेरी में शामिल कर सकता हूँ? तो मजाक की बात। जो बिजली का बिल आ गया, आपने पे नहीं करा, वो आपकी लाइब्रेरी। लेकिन जो बिजली आप फ्यूचर में इस्तेमाल करोगे, क्या उसको भी अभी से लाइब्रेरी में डाल दोगे? क्या वो गिर डालूंगा भाई मैं। स्टाफ से काम करवा लिया, सैलरी नहीं दी, लाइब्रेरी में डालो, सैलरी पे करो। अब सोच रहा हूं अगले महीने काम करवाऊंगा, पैसे देने पड़ेंगे, क्या उसको भी लाइब्रेरी में डाल दूं? नो। ठीक है सर। इसी तरह से बेटा, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा है, इंटरेस्ट मिला के मैं आपको टोटल 8000 रुपए दूंगा। उस 8000 में अगले 4 साल का इंटरेस्ट भी दूंगा, अगले 4 साल का। वो इंटरेस्ट जो अभी मुझ पर लगा ही नहीं है, अब लगना शुरू होगा। एक ऐसा इंटरेस्ट जो मुझ पर अब लगेगा, मैं उसको पहले से लाइब्रेरी में बुक करके कैसे बच जाऊं? तो लीज लाइबिलिटी हमेशा इंटरेस्ट हटा के रिकॉर्ड होती है। लीज लाइबिलिटी हमेशा अपनी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। सर ये इंटरेस्ट मतलब इन्फ्लेशन को कंसिडर करके होता है?
क्या चीज? ये जो इंटरेस्ट लगाते हैं ये इन्फ्लेशन को कंसिडर करके लगाते हैं। बहुत सी बातों को सोचते होंगे कंपनी कितना कमाना चाहती है। चलिए बेटा अब जरा एडिशनली काम और कर दें। मैं आपको हर साल पैसे दे रहा हूँ, हर साल 2000 रुपए दे रहा हूँ। हर 2000 के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी है, कुछ ना कुछ प्रिंसिपल भी है। पहले वाली पेमेंट का ब्रेकअप तो बन गया। पहले साल में आपको जो 2000 रुपए दूंगा उसमें 857 का इंटरेस्ट होगा। अगर 2000 में 857 का इंटरेस्ट है तो बाकी क्या होगा? प्रिंसिपल अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट। मैं अभी सवाल के अंदर बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट भी बनाऊंगा। किसके एक्सट्रैक्ट? बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट। बैलेंस शीट के अंदर दिखाऊंगा मैंने आपको कुछ पैसे दे रहे हैं, उसके लिए मुझे कोई फिगर चाहिए होगी। उस फिगर के लिए हम एक छोटी सी वर्किंग तैयार करते हैं। नॉर्मली ये वर्किंग एग्जामिनर अपने हर सॉल्यूशन में बनाता है। इसको हम कहते हैं लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। हम ये शेड्यूल है क्या? लीज अमोर्टाइज, अमोर्टाइज कहते हैं कम होने को। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कैसे खत्म होगा? मैं बेसिकली इस शेड्यूल के जरिए ये मालूम करना चाह रहा हूं कि मैं जो 2-2 हजार की हर पेमेंट करूंगा, हर 2000 में इंटरेस्ट कितना होगा और हर 2000 के अंदर फाइनेंस चार्ज कितना होगा। इंटरेस्ट की वर्किंग करने के लिए हमारे पास आईएएस के अंदर एक तरीका बताया गया है। लेसी के पैराग्राफ में आ जाओ। चलिए दोस्त आ जाइए पैराग्राफ के अंदर। पहला 37, पहला 37, interest on the lease liability in each period during the lease term shall be the amount that produces a constant periodic rate of interest on the remaining balance of lease liability. लेसी जब भी लीज लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा तो उसमें दो बातों की एहतियात रखेगा। इंटरेस्ट का जो रेट है पीरियोडिकली वो कांस्टेंट होगा,
अगर आप कह रहे हो 15%, तो हर बार 15%, 15%, 15% वो कैलकुलेट करेगा, और किस पे कैलकुलेट करेगा? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी। इस पे करेगा रिमेनिंग अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। अब बेटा इसके लिए हम कुछ कॉलम बना रहे हैं। अभी पहला सवाल है, मैं कॉलम सारे बना रहा हूँ, बाद में आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए चाहे तो कॉलम हम कम कर लेना। एक कॉलम मैंने ईयर का बनाया, एक बनाया लायबिलिटी एट स्टार्ट ऑफ ईयर, फिर मैंने एक और कॉलम बनाया फाइनेंस चार्ज, फिर इन दोनों का मैंने टोटल करा, वो बना सब टोटल। फिर मैंने पेमेंट करी, वो बनी लीज पेमेंट्स। पेमेंट के बाद लायबिलिटी कम होकर बचेगी लायबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर, और हमारा आखिरी कॉलम वो होगा प्रिंसिपल पेड। फिर बनाते हैं शेड्यूल। हमारा पहला साल है 2022। जब 2022 शुरू हुआ तो हमने लीज लायबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करा, वो था 5710। इंटरेस्ट हटाकर मैंने आपके 5710 रुपए देने, जिस पर पहले साल 15% का इंटरेस्ट लगेगा। 5710 का 15% कितना? 857। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें। 6567। अब ये 6567 हमें क्या बता रहे हैं? सर पहला साल खत्म होते होते हमने इंटरेस्ट मिलाकर आपके 6567 देने हैं, इतने पैसे देने हैं, लेकिन ये सारे पैसे अभी नहीं देने। अभी इसमें से हमें सिर्फ 2000 रुपए देने। वो लीज पेमेंट करूंगा 2000। 6567 में से जब 2000 की पेमेंट कर दूंगा तो बाकी कितना बचेगा? 4567। ये मेरी क्लोजिंग लायबिलिटी है। अब हमारी ओपनिंग लायबिलिटी कितनी थी? 5710। क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है? 4567। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस निकालो। 1143। अब ये ब्रेकअप हमें क्या बता रहा है? पहले साल में 2000 की पेमेंट करूंगा, लेकिन उस 2000 की पेमेंट में 857 का इंटरेस्ट पे करूंगा और 1143 का प्रिंसिपल पे करूंगा। ये मेरी पहली पेमेंट का ब्रेकअप है। 857 का इंटरेस्ट दूंगा, 1143 रुपए का प्रिंसिपल दूंगा, दोनों मिला के 2000 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट ईयर आया 2023। अब इस साल की ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है? सर जो पिछले साल की क्लोजिंग लायबिलिटी है, अब वो इस साल की ओपनिंग लायबिलिटी है। ओपनिंग बनेगा 4567। अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस 4567 पे लगेगा, इसके ऊपर 15%। 685। दोनों को ऐड कर लें। 5252। दूसरा साल खत्म होते होते अब हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड होने के बाद लायबिलिटी बन चुकी है 5252, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे अभी पूरे पैसे नहीं देने, अभी सिर्फ 2000 रुपए देने।
जी सर, 5252 में से 2,000 रुपए मैंने दे दिए, कितने बचे? 3252 की लाइबिलिटी मुझ पर अभी भी बाकी है। ओपनिंग लाइबिलिटी है 4567, क्लोजिंग है 3252, दोनों के दरमियान डिफरेंस निकाल लें। 1315. 1315। अब 2024 में हमारी जो ओपनिंग लाइब्रेरी है वो बन जाएगी 3252। अब इस पे इंटरेस्ट लगाओ, 488, सब टोटल 3252 प्लस 488 जी 3740। तीसरा साल खत्म होते होते इंटरेस्ट मिला के मैंने आपको 3,740 रुपए देने, लेकिन सारे पैसे अभी नहीं देने। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उनमें से अभी सिर्फ 2,000 रुपए देने। 1740 क्लोजिंग लाइबिलिटी, और प्रिंसिपल कितना पे करा? 1512। अब आया हमारे कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी साल 2025। पिछले साल की क्लोजिंग लाइबिलिटी इस साल की ओपनिंग बनेगी। अब इस पे लगाओ 15%, राउंड करने के लिए 260 ले लो, 261 बन रहा है, राउंड करने के लिए 260 ले लो, तो एग्जैक्ट फिगर आ जाएगी, ये आ जाएगी 2000। चौथा साल खत्म होते होते इंटरेस्ट कंपाउंड करने की वजह से 2,000 रुपए मैंने आपको देने, एंड अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 2,000 रुपए ही आपको देने। इस पेमेंट के बाद लाइबिलिटी जीरो हो जाएगी और 1740 का प्रिंसिपल अमाउंट मैं आपको पे करूंगा। तो ये सर, अब बेटा अगर इस वक्त कुछ कॉलम के सम निकालो, बड़े ऑब्वियस है। अगर लीज पेमेंट का सम निकालो वो बनेगा 8,000। इंटरेस्ट मिला के मैंने आपको टोटल 8,000 रुपए देने। ब्रेकअप क्या है? कुछ उसमें प्रिंसिपल देना है। जब प्रिंसिपल का सम करोगे वो बनेगा 5710, और 5710 इस एसेट की क्या है? फेयर वैल्यू। अगर मैं फाइनेंस चार्ज का सम निकालूं वो बनेगा 2290। और ये तीनों फिगर हमें क्वेश्चन के शुरू में पहले से पता थी कि मैंने इंटरेस्ट मिला के आपको 8,000 रुपए देने, उस 8,000 में से 5,710 प्रिंसिपल के देने और बाकी 2,290 इंटरेस्ट के देने। चले बात को आगे बढ़ाते हैं। अब लेसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। पहले सॉसी के एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। सॉसी के एक्सट्रैक्ट हम पहले साल के बना रहे हैं 2022। हमने अभी तक जितनी एंट्रीज बनाई है उसमें दो चीजें ऐसी हैं जो सॉसी से ताल्लुक रखती हैं। एक तो हमने निकाला डेप्रीसिएशन का एक्सपेंस 1428, एक्सपेंस सॉसी में जाता है। फिर इसमें जाएगा फाइनेंस चार्ज, ये भाई कितना फाइनेंस चार्ज है? पहले साल 857 का फाइनेंस चार्ज एक्सपेंस आउट हुआ है। पूरा 2,200 में डाल देना, वो 2,200 तो 4 साल का है, 100 एक साल का बन रहा है, तो एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस में एक साल के खर्चे आते हैं। अब आ जाओ सॉफअप के अंदर।
जैसे मैं सॉफअप के एक्सट्रैक्ट के अंदर पहले एसेट साइड नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में हम दिखाएंगे राइट ऑफ यूज। राइट ऑफ यूज हमने कितने पर कैपिटलाइज किया था? 5710, और पहले साल 1428 डेप्रिशिएट भी करा। अब 5710 में से 1428 माइनस कर दो, 4282 डेप्रिशिएट होने के बाद अब ये राइट 4282 का बचा हुआ है। लाइबिलिटी साइड पे आ जाओ। सबसे पहले नॉन करंट लाइबिलिटीज, फिर यहीं पर एक लाइन छोड़ के करंट लाइबिलिटीज की हेडिंग भी बना लो। आपने फाइनल अकाउंट FER 1 में भी पढ़े थे, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है करंट मेच्योरिटी का, मैंने IAS 23 में भी सिखाया था। अगर मैंने आपके कुछ पैसे देने हैं कई सालों में, तो उसमें से कुछ पैसे अगले 12 महीने में देने हैं। जो पैसे मैंने आपको अगले 12 महीनों में देने, उसे हम कहते हैं करंट मेच्योरिटी। अब यहाँ पे शेड्यूल हमारी मदद करेगा। बोर्ड पे देखिएगा, शेड्यूल बता रहा है पहला साल खत्म होते होते एक पेमेंट कर देने के बाद 4, 5, 6, 7 मैंने आपके अभी भी देने, लाइबिलिटी एट एंड ऑफ ईयर। ठीक है, 4, 5, 6, 7 मैंने आपको अभी भी देने पहले साल के आखिर में। लेकिन ब्रेकअप क्या है? उस 4, 5, 6, 7 में से 1315 का अमाउंट मैं अगले 12 महीने में आपको पे कर दूंगा। जो 12 महीने में पे कर दूंगा वो करंट लायबिलिटी। उसके बाद कुछ पैसे फिर बच जाएंगे, 3252 बच जाएंगे। ये मैं 12 महीनों के बाद पे करूंगा। जो 12 महीनों के बाद पे करूंगा वो नॉन करंट लायबिलिटी है। समझ में आ गया बेटा? तो शेड्यूल की मदद से करंट और नॉन करंट की फिगर भी कैलकुलेट हो जाती है। हम 1315 अगले 12 महीने में दे रहे हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। जो 12 महीने में देने अगले, वो है करंट पोर्शन ऑफ लीज लाइबिलिटी, और जो 12 महीने के बाद देने हैं वो है मेरी लीज लाइबिलिटी। ये है बेटा लेसी की सिंपल सी अकाउंटिंग। अगर वो एसेट लीज पे ले रहा है, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता फाइनेंस लीज है या ऑपरेटिंग लीज, दोनों में उसने काम एक जैसा करना है। समझ में आ गया सबके बेटा? अब इसमें मुख्तलिफ सिचुएशन है। पेमेंट एंड में ना होती, बिगिनिंग में होती तो ऑर्डिनरी ड्यू, एनुअल ड्यू। सर अगर पेमेंट एनुअल ना होती, क्वार्टरली होती तो, मंथली होती तो, सेमी एनुअल होती तो, पेपर में सवाल एनुअल क्वार्टर सबका आ चुका है। ठीक है सर जी। अभी मैंने काम किया था, मैंने कहा था कि सर इंटरेस्ट का रेट पीरियोडिकली कांस्टेंट होगा, IAS में लिखा हुआ था, और रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज होगा। जब हम इंटरेस्ट का रेट कांस्टेंट रखते हैं और रिमेनिंग लाइबिलिटी पे चार्ज करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में इस मेथड को एक नाम दिया जाता है, इसको हम कहते हैं
एक्चुरियल मेथड। ठीक है सर। एक बार दोबारा बताइए। अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था 15%, हर बार 15%, 15%, 15%, लेकिन किसने कैलकुलेट किया था? रिमेनिंग लाइबिलिटी। पहला इंटरेस्ट निकला था ज्यादा लाइबिलिटी पे, दूसरा निकला कम लाइबिलिटी पे, तीसरा निकला कम लाइबिलिटी पे। जब आप इंटरेस्ट का रेट कांस्टेंट रखते हो और रिमेनिंग लाइबिलिटी पे अप्लाई करते हो, तो इस तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को हम प्रैक्टिकली एक नाम देते हैं इस मेथड को। क्या कहलाता है ये? एक्चुरियल मेथड। सर ये हुआ है पैरा 37 और इसे लिखते हैं इससे पैरा 37 और जाता है। उसमें नाम नहीं लिखा हुआ था, लिंक उसी से है कि इंटरेस्ट का रेट कांस्टेंट होगा और रिमेनिंग पे अप्लाई होगा। यही पूछना। जी जी, ठीक है बेटा, बस इन चीजों को अब रिवाइज करके बैठिएगा। अगली क्लास में लैसी की फर्दर सिचुएशंस आपको समझाता हूँ। दो हजार बाईस तो 5710 से स्टार्ट हुई, उसके ऊपर उन्होंने इंटरेस्ट डाला और फिर उसी से 2000 पे दिए थे। तो सर लाइबिलिटी के एंड में जो पैसे बचे हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा? ये लाइबिलिटी आपने इंटरेस्ट हटा के रिकॉर्ड की है ना, इंटरेस्ट मिला के 8,000 रुपए दे देते, हाँ। लेकिन मैंने इंटरेस्ट हटा के वो फ्यूचर का इंटरेस्ट ही सिखा रहा था, तो इंटरेस्ट हटा के 5710, तो मैंने 5710 में सिर्फ एक साल का इंटरेस्ट डाला, वो जिस साल का इंटरेस्ट डाला उसी साल के एंड में वो पे भी कर दिया। जी, सम ऑफ द डिजिट मेथड भी इस्तेमाल होता है। लेकिन जो बैंकें मतलब जो होम लोन देती है, हाउस लोन मतलब या तो कार लोन, वो रिमेनिंग पे चार्ज नहीं करते, वो रिमेनिंग पे नहीं, वो डायरेक्ट करती है। डायरेक्ट करके एक जैसा इंटरेस्ट बार बार चार्ज करते हैं। सर अगर हम ये देखें इस्लामिक बैंक के जो फिर लंबी कहानी छड़ी है इस्लाम में, अभी हमें इस्लामिक बैंकिंग थोड़ी पढ़ रहा है। सर पापा मुझे नॉन करंट लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी होती है, उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। अगर वो पे हो चुका है तो कैसे होगा? आज वो जिस दिन की बैलेंस शीट है उस दिन तक का इंटरेस्ट लग कर पे भी हो गया, जब कुछ इंटरेस्ट पेबल है ही नहीं तो वो लाइब्रेरी में कैसे बचेगा? तो प्रिंसिपल अमाउंट के जी, तो ये टर्म्स और कंडीशन में लिखा होगा कि एक्चुअल मेथड जो कह रहे हैं ऐसा मॉडल आईएएस में एक ही मेथड है। नहीं सर, जो बैंकें लोन देती है मतलब बिजनेस लोन दे रही होती है उसका कंडीशन वो तो इंस्टॉलमेंट बना के आपके हवाले कर देती है, वो अपने हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करके इंस्टॉलमेंट बना के आपको दे देंगे कि आपने हर महीने या हर साल इतने पैसे देने हैं, दैट्स ऑल। लिख कर नहीं देती क्या? अगर लिख भी दें वो कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं होता, उसमें 10 चीजें और शामिल की होती है, एसिड की इंश्योरेंस के पैसे भी शामिल किए हुए होते हैं और बहुत चीजें शामिल की हुई होती है उन्होंने।